वेलकम अगेन विद्यार्थी मित्रों। ये नया यूनिट है मानव कल्याण एवं जीव विज्ञान। यहाँ चैप्टर नंबर 9 के बारे में चर्चा करेंगे। मैं वी.डी. सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय आज आपको 12th क्लास जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में समझाऊंगा। ध्यान से समझें। मानव स्वास्थ्य एवं रोग यानी सर्वाधिक ज़रूरियात है मानव स्वास्थ्य की। अगर मानव स्वस्थ रहेगा तो कई सारी खोज रिसर्च कई सारे कार्य करने की क्षमता रखेगा, और अगर वो रोग ग्रसित हो जाता है तो उसके कई सारे डिसएडवांटेज हो जाते हैं। कोई कार्य न करना, कोई भी नई रिसर्च इत्यादि में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति रोग ग्रसित ना रहे उसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारी चर्चाएं दी गई हैं कि रोग क्या है, रोग कैसे होते हैं, उनको कैसे निवारण किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मानव स्वास्थ्य एवं रोग की बात करें तो शरीर का संतुलन, यूनानी वैज्ञानिक हिप्पोक्रेटिस एवं भारतीय आयुर्वेद कालपित ने गर्म व्यक्तित्व एवं बुखार के बारे में बताया। यहाँ हिप्पोक्रेटिस का चिकित्सक भारतीय आयुर्वेद तंत्र में यही दावा करते थे। ऐसा माना जाता था कि काले पित्त ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं। काले पित्त वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? गर्म व्यक्तित्व वाले, और उन्हें बुखार होता है। इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी विचारधारा थी। यानी कि सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से रोगों के बारे में, मानव स्वास्थ्य के बारे में चर्चाएं होती रही हैं, और कई सारी खोज भी होती रही हैं जो इन रोगों को पहचानने में, रोगों को दूर करने में सहायक सिद्ध हुई हैं। यहाँ सबसे पहले हमारे शरीर में जो रुधिर का परिभ्रमण होता है, इसके बारे में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण के बारे में बताया। यानी एक प्रकार की उपलब्धि थी कि उन्हें पता चला कि इस तरह का परिसंचरण होता है। फिर उसके बाद थर्मामीटर का उपयोग, काले पित्त वाले व्यक्तियों में जो बुखार आता है उसको मापने के लिए थर्मामीटर की खोज हुई। ये बुखार अलग अलग प्रकार का हो सकता है, उनको पहचानने के लिए कुछ अलग सिस्टम बनाए गए। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, और जो स्वास्थ्य है वो प्रतिरक्षा तंत्र के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर पड़ जाए तो हमें कोई भी बीमारी हो जाती है। आजकल देखिए कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से व्यक्तियों की मृत्यु तक हो जाती है। अगर हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति यानी प्रतिरक्षा तंत्र सक्षम नहीं है तो ये रोग हो जाता है। काफ़ी सारे रोग हो सकते हैं। स्वास्थ्य जो है निम्नलिखित बातों पर प्रभावित होता है, जैसे कि आनुवंशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आनुवंशिक विकार है, माता पिता में कोई खोड़ खापड़ कमी है, वो बच्चे के अंदर आ जाती है तो वो आनुवंशिक विकार कहलाता है। जन्म के समय से ही संतति में आ जाते हैं, माँ बाप से संतान में मिलते हैं। दूसरा है संक्रमण, जो बाहरी वातावरण से सूक्ष्म जीवों का प्रवेश शरीर में करता है, जो बाह्य संक्रमण के रूप में कहलाता है, अन्य लोगों के द्वारा फैल सकता है। तीसरा है हमारी जीवन शैली, जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, शरीर को विश्राम करने के लिए अनुमति देते हैं। हमारे शरीर के परिवर्तन व्यायाम के द्वारा हम इसे स्वस्थ रख सकते हैं और इसे संतुलन में ला सकते हैं। स्वस्थ शब्द का अर्थ, स्वास्थ्य शब्द, स्वास्थ्य मतलब कोई भी प्रकार की बीमारी ना हो, निरोगी। रोग की अनुपस्थिति यानी शरीर में कोई रोग ना हो, शारीरिक स्वस्थता कहलाती है। पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये तीन शब्द यहाँ दिखें विद्यार्थी मित्रों। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है।
किस व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हैं? यहाँ क्वेश्चन बनता है, स्वस्थ किस व्यक्ति को कहते हैं? कार्य क्षमता में वृद्धि हो, उत्पादन बढ़ा हुआ हो, लंबा आयुष्य हो और मृत्यु दर में कमी हो, तो ये स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बनता है। व्यक्तिगत स्वच्छता होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता, नियमित व्यायाम, रोगजनकों की जानकारी, रोगों से बचाव की जानकारी, टीकाकरण, खान पान में उचित मानकों का ध्यान रखना, संतुलित आहार, अपशिष्ट द्रव्यों का निपातन यानी निष्कासन और जीवन शैली में बदलाव। अगर मान लीजिए जीवन शैली में बदलाव न डालने की वजह से कोई तकलीफ है तो हम जीवन शैली को बदलाव ला दें तो शायद हमारे शरीर का रोग दूर हो सकता है। बात करें रोगों के प्रकार की, तो रोगों के प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, एक संक्रामक और दूसरे असंक्रामक। यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण द्वारा फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, और ऐसे रोग जो एक व्यक्ति में हो जाएं और उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति में वो उसके द्वारा ना फैलें तो उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे फैलते हैं जैसे कि एड्स, और जो एक व्यक्ति में ही रहते हैं जैसे कैंसर। अब कैंसर एक व्यक्ति को हो जाए तो उसके पास बैठने, उसके साथ खाना खाने इत्यादि के कारण ये कैंसर रोग फैलता नहीं है। कैंसर मृत्यु का मुख्य कारण है परंतु संक्रामक नहीं है। कैंसर संक्रामक नहीं है, असंक्रामक। लेकिन एड्स अगर उसके साथ बैठा जाए, उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए तो ये रोग फैल जाता है। मानव में सामान्य रोग कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मानव में रोग, ये बता दिए मैंने, संक्रामक। लेकिन अगर मानव के अंदर रोगों के फैलाने वाले घटकों के आधार पर प्रकार करें तो कई सारे प्रकार हैं, जैसे कि बैक्टीरिया जनित, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग, वायरस द्वारा होने वाले रोग, वायरस जनित, कवक जनित, कवक द्वारा, वायरस द्वारा जैसे कि सर्दी जुकाम और कैंसर, बैक्टीरिया द्वारा जैसे कि कई तरह की खांसी इत्यादि, और कवक द्वारा जैसे कि दाद खाज खुजली, परजीवी द्वारा जैसे दस्त और पेचिश, कृमि द्वारा इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, कीटकों द्वारा जैसे मच्छर द्वारा रोग फैलते हैं, ये रोगजनक हैं, ये मच्छर द्वारा फैलता है। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी जो डायरेक्ट रोग फैलाते हैं। तो इस तरह से ये 6 प्रकार के यहाँ दिए गए हैं। पैथोजन अम्लीय माध्यम में जठर में सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं वो बेजिक माध्यम में कार्य नहीं करेंगे, और जो बेजिक माध्यम में कार्य करते हैं वो अम्लीय माध्यम में कार्य नहीं करेंगे। इस तरह से अलग अलग pH पर ये अलग अलग जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि कृमि हैं, कृमि स्टमक के अंदर जीवित रहते हैं क्योंकि वहाँ एसिडिक असर पर भी वो रह सकते हैं। लेकिन कुछ कृमि ऐसे होते हैं वो स्टमक में जीवित नहीं रहेंगे लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जीवित रहते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन में बेजिक माध्यम होता है। यहाँ पर हम बात करें कुछ रोगों का स्टार्ट करें तो जीवाणु जनित रोग। सबसे पहले बैक्टीरिया जन्य रोगों के बारे में चर्चा करें तो टाइफाइड रोग यहाँ बुक में दिया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये रोग एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु द्वारा फैलाने वाला जीवाणु, और इसका लक्षण है ज्वर, बुखार आना। इसका जो प्रसरण है, फैलाव, हेडिंग डाल के लिखना है मित्रों, हेडिंग डाल के लिखेंगे तो अच्छी तरह याद भी रहेगा।
फैलाव दूषित भोजन एवं पानी द्वारा ये फैलता है। और छोटी आंत में इसका प्रभाव होता है, छोटी आंत में रुधिर द्वारा सारे अंगों में पहुंच सकता है। टेम्परेचर इसमें बुखार आता है 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लक्षण हैं सिर दर्द, कमजोरी, कब्ज, पेट दर्द, भूख न लगना, ये और ज़्यादा दिन तक गंभीर हो जाए काफ़ी लंबे समय तक तो आंतों में छाले पड़ जाते हैं जो कि बाद में छेद में बदल जाते हैं। इसके लिए परीक्षण निदान कैसे होता है? बिडाल टेस्ट करके। बिडाल टेस्ट एक प्रकार का लेबोरेटरी टेस्ट है जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि ये है कि नहीं। दूसरा है मैरी मेलन। ये मैरी मेलन क्यों रखा गया इसका नाम? क्योंकि मैरी नामक एक लेडीज़ के द्वारा ये फैला था, इसलिए इसे मैरी मेलन कहा जाता है। ये पेशे से रसोइया थी और खाना बनाती थी। उनके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रही है। इससे बचाव की और रोकथाम की बात करें तो बचाव और रोकथाम में व्यक्तिगत स्वच्छता, सड़े गले बासी आहार से बचें, गंदा पानी न पिएं, अपशिष्ट समुचित निपटन आदि इसके मुख्य रोकथाम के बचाव के मुद्दे हैं। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें तो निमोनिया। निमोनिया वायरल डिजीज़ ग्रसित होता है। इसका फैलाने का जो माध्यम है वो वायरस है। निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये दो वायरस हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक दो वायरस हैं जिनके द्वारा ये फैलता है। इसका प्रसरण संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आने से प्रभावित अंगों को ग्रसित करता है और प्रभावित अंग हैं फेफड़ा। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं, जैसे सर्दी खांसी हो रही है और दूसरा व्यक्ति उसके पास बैठा है तो उस व्यक्ति को भी सर्दी खांसी, निमोनिया, कोरोना आदि हो सकता है। प्रभावित अंग हैं फेफड़ा। फेफड़ों पर अटैक करता है ये। अगर इस वायरस के कुछ वायरस जर्म्स हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाएं तो इंटेस्टाइन में कोई रोग उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि जो वायरस जो बैक्टीरिया जहां रोग करता है वहीं करेगा। जैसे कवक शरीर के बाहर त्वचा पर रोग करता है, बैक्टीरिया कोशिका की सतह पर रोग करता है, वायरस कोशिका के अंदर घुस करके असर करता है। तो इनके सबके स्थान अलग अलग हैं, इसलिए ये वायरस और बैक्टीरिया वगैरह सभी अलग अलग अटैक अलग अलग टारगेट पर करते हैं। इसके जो लक्षण हैं, सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों में तरल भरना यानी फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है, धड़कन बढ़ना क्योंकि O2 की मात्रा कम हो जाएगी तो धड़कन बढ़ जाएंगी, सिर दर्द और बुखार, थकावट, गंभीर स्थिति में उंगलियों के नाखून एवं ओठ नीले पड़ जाते हैं जब ये निमोनिया ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तब। इनका फैलाव छींक द्वारा उत्पन्न बिंदुओं से होता है, बिल्कुल कोरोना की तरह से। इसकी रोकथाम संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचना, मास्क लगा के रहें। इसके अलावा कुछ दूसरे बैक्टीरियल रोग के यहाँ एग्जांपल्स दिए। कुछ अन्य बैक्टीरियल रोग हैं जैसे कि डिसेंट्री, पेचिस, डिफ्थीरिया, प्लेग, काली खांसी इत्यादि भी इसमें होते हैं। और वायरस जन रोग होते हैं जुकाम, रेनो वायरस द्वारा। जुकाम जो होता है वो रेनो वायरस द्वारा होता है। अगर जुकाम की बात करें तो यहाँ पर हम जुकाम के बारे में बताते। जुकाम वायरस द्वारा रोग जनित रोग है। इसका फैलाव संक्रमित व्यक्ति के छींकने से, खांसने से, उत्पन्न बिंदुओं के बाहर आने से संक्रमित व्यक्ति को हो जाता है। और इसके जो अन्य जो स्रोत हैं उनमें से बुक्स, पेन, जैसे बुक्स किसी की आपने ली और उस बुक्स को उसने
पेजों को छुआ हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। इसके अलावा पेन, कीबोर्ड, माउस, दरवाज़ों के हैंडल आदि को पकड़ने से ये रोग फैलता है। प्रभावित अंग नासिका, कंठनली, श्वसन पथ। लक्षण हैं नासिका संकुलता, नासिका स्राव, खांसी, सिर दर्द, स्वर में रुंगता यानी कि स्वर साफ नहीं निकलेगा, कंठ घास, छींक आना, गले में रुंधना, छींक आना आदि इसके लक्षण हैं। 3 से 7 दिनों तक ये रोग रहता है, उसके बाद में स्वतः ही ठीक हो जाता है। फैलाव और रोकथाम, फैलने वाले कारकों से दूर रहना और इसका इलाज है डॉक्टरी उपचार और एंटीबायोटिक्स। लेकिन अलग अलग प्रकार के वायरस के अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स होते हैं, इसलिए डॉक्टरी उपचार जरूरी बन जाता है। नेक्स्ट डिजीज है प्रोटोजन डिजीज। प्रोटोजन मतलब अमीबा जैसे प्रजीव, 11 तुम पढ़ चुके हो, एक कोशीय। अमीबेसिस, इंग्लिश में कहते हैं अमीबिएसिस, अमीबी अतिसार। संक्रमण जो फैलता है वो फैलता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। इसके अलावा इंटीमीडिएट जिंजीविलस का द्वारा भी होता है दांतों में रोग, लेकिन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा पेचिस, दस्त हो जाते हैं। इसके लक्षण है कोष्ठबद्धता, कब्ज, उदरीय पीड़ा यानी पेट में दर्द, ऐंठन, खून युक्त मल का आना, पतला मल आना। इसके वाहक हैं घरेलू मक्खी, मलमूत्र गंदगी पर बैठती है मक्खी बाहर, घर के बाहर, और उसके बाद में उड़ करके घर में आती है अंदर, घर में हमारे खाने पर बैठ जाती है। अगर हम खाना खुला छोड़ देंगे तो इस रोग को होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसका बचाव है गंदा पानी और दूषित आहार न लेना। इस तरह से ये एक प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग है। इसके बाद में नेक्स्ट डिजीज है मलेरिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला, बहुत ज़्यादा फैलने वाला। सैकड़ों वर्षों से मलेरिया हाजिर रहा है। आज तक कोई इसकी रसी तैयार नहीं हुई और न ही ये रोग गया। इसी प्रकार से संभावना व्यक्त की जाती है कि कोरोना एक बार आ गया है, अब ये कभी जाने वाला नहीं है, नेवर एंड नेवर, हमेशा रहेगा। इसका वायरस म्यूटेंट होकर के चेंज हो सकता है, परंतु ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग है। जो मैंने अभी प्रोटोजोन का डीज बताया एक ऐंठन, बस उसी प्रकार का रोग मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। इसकी कई सारी जातियां हैं जो रोग फैलाती हैं, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये कई तरह के मलेरिया फैलाने वाले प्रजीव हैं। ये डायरेक्ट हलन चलन करके नहीं पहुंच पाते, इसलिए इनको पहुंचाने के लिए कुछ माध्यमों की ज़रूरत पड़ती है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम एक गंभीर रोग है, गंभीर बुखार आता है और घातक है, मृत्यु भी हो सकती है इससे। ये बाई होस्ट है, यानी कि 2 होस्ट द्वारा ये फैलता है, अकेला एक होस्ट इसको फैला नहीं सकता। अतः प्लाज्मोडियम मनुष्य और मादा एनाफिलीज दोनों द्वारा फैलता है। मनुष्य में ये रोग पैदा करता है और मैच्योर होने के लिए ये मादा एनाफिलीज में जाता है। अकेले मनुष्य के अंदर एक बार इन्फेक्शन होने के बाद अपनी संख्या बढ़ाता है, परंतु जन्म देकर नए शिशु उत्पन्न नहीं कर सकता मनुष्य के हृदय में। इसलिए ये युग्मक बनने के बाद मादा एनाफिलीज में दोबारा जाते हैं
और मादा एनाफिलीज में जाने के बाद उसकी इंटेस्टाइन में, उसके बाद में इसके लार ग्रंथियों में ये डेवलपमेंट होता है और पुनः दोबारा से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन करने के लिए मादा एनाफिलीज कार्य करता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक चक्र बनाया है जो सामान्य इसको समझाने के लिए है। संक्रमण जो होता है मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। सबसे पहले प्लाज्मोडियम जो इन्फेक्शन करता है उसका नाम होता है स्पोरोजॉइड स्टेज। स्पोरोजॉइड यानी स्पोर जैसी रचना जो प्रवेश करती है, इसका आकार तुर्काकार होता है जिससे आराम से घुस सकता है अंदर। स्पोरोजॉइड ये मच्छर के काटने से, मच्छर की लार में से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, वहाँ से ऊतकों में पहुँचता है, लिवर वगैरह में पहुँच जाता है और वहाँ से फिर रुधिर के मार्ग द्वारा यकृत के अंदर पहुँचता है। यकृत में जाकर के ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं बड़ी मात्रा में विभाजन करके और आगे चल करके आरबीसी में, लाल रक्त कणिकाओं में ये एंटर कर जाता है। आरबीसी में पहुंचने के बाद ये अपना आकार अमीबॉइड बना लेता है और ये भक्षण करना शुरू करता है। लाल रक्त कणिकाओं में दो पदार्थ पाए जाते हैं, एक हीम और एक ग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के दो भाग हो जाते हैं। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसको ये अमीबा खा जाता है, प्लाज्मोडियम खा जाता है और जो हीम बचता है, ग्लोबिन को तो खा गया, हीम बचा, हीम इसको हीमोजोइन में बदल देता है। हीमोजोइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिससे कोशिकाएं फट जाती हैं और उसी की वजह से टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, फीवर आता है, कंपन और ठंडी लगती है, जिसके कारण इसकी पहचान होती है कि ये मलेरिया है। अगर फैलाव देखें तो फैलाव यदि संक्रमित व्यक्ति को मादा एनाफिलीज द्वारा काटने पर दूसरे अन्य व्यक्तियों में फैल जाता है। फैलता कैसे? उसके अंदर से केवल ये युग्मक लेते हैं, मेल और फीमेल युग्मक, दूसरे अन्य व्यक्ति को फैल जाता है। मच्छर में प्लाज्मोडियम के डिंब जीवाणु असंख्य जो लार में विकसित होकर स्पोरोजॉइड पुनः बना लेते हैं। जब ये मच्छर पुनः काटता है, नर और मादा दोनों युग्मकों के युग्मन जनन होने से पुनः मच्छर की लार में ये डेवलप करते हैं। यानी कि नर और मादा दोनों युग्मक जो कि मनुष्य के रुधिर में बन चुके हैं, इन्हीं युग्मकों के रूप में मादा मच्छर से चूस लेती है और फिर मादा मच्छर की लार में ये दोबारा से युग्मन जनन करते हैं। और युग्मन निषेचन जो होता है कहाँ होता है? निषेचन होता है मादा मच्छर के अंदर, आमाशय में, मादा मच्छर के अंदर आमाशय में, और वहाँ से फिर लार ग्रंथियों में जाकर ये तैयार हो जाते हैं दूसरे व्यक्ति को काटने पर उसके अंदर पहुँचाने के लिए। इसकी रोकथाम घर के आसपास पानी एकत्रित ना होने दें, कीटनाशकों का उपयोग, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी गेम्बूसिया मछली को तालाब के अंदर छोड़ दें तो गेम्बूसिया मछली मच्छर के सारे लार्वे खा जाती है। खिड़की दरवाजे में जाली लगी हो, मच्छरदानी में सोना आदि के द्वारा हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। पूरी तरह से तो इसको नहीं बंद कर सकते, लेकिन अपना रक्षण करके हम इनसे बच सकते हैं। ये इसीलिए ऐसा कहते हैं कि इसको दो परपोषियों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए ये चित्र बना है, ये स्पोरोजॉइड अवस्था के रूप में ये मच्छर को काटता है, इंजेक्ट करता है। यहाँ से ये लीवर के अंदर पहुँचते हैं, लीवर के अंदर जाकर के ये गोलाकार बन जाते हैं और ये दो युग्मक उत्पन्न करते हैं, नर और मादा। ये दोनों नर और मादा युग्मनज मच्छर की लार
में चले जाते हैं, वहाँ से आमाशय में, और आमाशय में डेवलप होकर वापस लार के द्वारा स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं। इस प्रकार से इसकी रचना है।